Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूं एक बार फिर से इस YouTube चैनल पर। साथियों, बुद्धि के बहुत ही शानदार और गिने चुने प्रश्नों में से 30 प्रश्न आपके लिए लेकर आया हूं। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, बहुत ही नए क्वेश्चन आपको यहां पर देखने को मिलने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, काम आने वाला है एग्ज़ाम में ये वीडियो आपके। तो शुरू करते हैं। कमेंट करके ज़रूर जाए मित्रों कितने प्रश्न आपके सही होते हैं। प्रश्न नंबर 1 आता है साथियों, एक बालक की तैतिक आयु 10 वर्ष है तथा मानसिक आयु 12 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि होगी 80, 100, 120 और 1.20। तो यहाँ पर सीधा सा इसका जो आंसर आता है वो रहेगा तीसरा विकल्प। देखिए कैसे निकालते हैं, उसकी बुद्धि लब्धि मानसिक आयु बटा उसकी वास्तविक आयु इंटू 100 कर देंगे। तो 10 से ये कट गया, 12 इंटू 10 बराबर 120, मतलब उसकी आईक्यू कितनी होगी 120। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे मित्रों, स्पीयरमैन ने बुद्धि के सिद्धांत में कितने कारक बताए हैं? 1, 2, 3, 4। तो देखिए मित्रों, स्पीयरमैन ने जो अपना सिद्धांत दिया था पहला, उसमें इन्होंने 2 कारक बताए थे, एक तो सामान्य कारक और एक विशिष्ट कारक, इसलिए यहाँ पर दूसरा विकल्प सही रहेगा। मित्रों, सारे के सारे प्रश्न ऐसे हैं जहाँ से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड डायरेक्टली प्रश्न उठाती है, यहीं से। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे मित्रों, कौन सा पद गिलफोर्ड के बुद्धि सिद्धांत से संबंधित नहीं है? संक्रिया, लाभ, विषय वस्तु और उत्पादन। तो आंसर दीजिए मित्रों अपना। देखिए, गिलफोर्ड ने अपने बुद्धि के सिद्धांत में संक्रिया, विषय वस्तु, उत्पाद तीनों का तो उल्लेख किया है, लेकिन लाभ का इन्होंने कहीं से कहीं तक उल्लेख नहीं किया है, इसलिए दूसरा विकल्प आपका सही रहेगा यहाँ पर। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे, किन मनोवैज्ञानिकों ने सांवेगिक बुद्धि का प्रतिपादन किया? सेलोबी एवं मेयर, गिलफोर्ड एवं स्पीयरमैन, सीमेन व बिनेट और केटल एवं गार्डनर। तो अगर सांवेगिक बुद्धि की बात करें तो इसके प्रतिपादक माने जाते हैं सेलोबी और मेयर। प्रथम विकल्प आपका बिल्कुल सही है मित्रों। प्रश्न नंबर 5 देखेंगे, डीएटी में किसका मापन होता है? बुद्धि, सांवेगिक बुद्धि, अभिवृत्ति और अभिक्षमता। तो मित्रों, डीएटी में अभिक्षमता का मापन होता है। किसका मापन होता है? अभिक्षमता का। चौथा विकल्प यहाँ पर आपका सही रहेगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 देखेंगे, प्रथम बुद्धि परीक्षण किसके द्वारा निर्मित किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही। बिने साइमन और विलियम स्टर्न। तो देखिए मित्रों, जो प्रथम बुद्धि परीक्षण है वो बिने साइमन के द्वारा, अल्फ्रेड बिने और साइमन के द्वारा। तो आपका तीसरा विकल्प यहाँ पर सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7 आता है, दूसरों के कार्य एवं उनके अनुभव एवं उसके कारणों को समझने की क्षमता कहलाती है। सामाजिक चेतना, सामाजिक कौशल, 1 व 2 दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 7 यहाँ पर आपको देखना है साथियों। 7वां प्रश्न है आपका, प्रथम विकल्प इसमें सही रहेगा, सामाजिक चेतना, कि यदि व्यक्ति दूसरों के कार्य और उसके अनुभव एवं उसके कारणों को समझने की क्षमता रखता है तो उसको ही सामाजिक चेतना कहते हैं। मित्रों, इसके पहले जो अपन ने प्रश्न नंबर 6 देखा था, उसमें प्रश्न क्या था? प्रथम बुद्धि परीक्षण की यहाँ पर बात की जा रही है, बुद्धि तीसरा विकल्प ही आएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8 देखेंगे, अपने अभिप्रेरकों को प्रबंधित करने एवं व्यवहारों को नियंत्रित करने की क्षमता कहलाती है। आत्म अवगतता, आत्म प्रबंधन, आत्म विवेक और इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों, इसका राइट आंसर आता है आत्म प्रबंधन, कि जो व्यक्ति अपने मोटिव्स को प्रबंधित कर लेता है और व्यवहारों को नियंत्रित करने की क्षमता रखता है, उसका मतलब उसमें आत्म प्रबंधन का गुण पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9 देखेंगे, इमोशनल इंटेलिजेंस नामक पुस्तक किसने लिखी? सेलोवी, मेयर, गोलमैन और सिनेट। तो देखिए मित्रों, इमोशनल इंटेलिजेंस पुस्तक को हमने अच्छी तरह से पढ़ा था। ये पुस्तक लिखी है डेनियल गोलमैन के द्वारा। तीसरा विकल्प यहाँ पर आपका सही रहेगा। प्रश्न नंबर 10 देखेंगे, डेनियल गोलमैन के अनुसार व्यक्ति की सफलताओं में सांवेगिक बुद्धि का प्रभाव कितना प्रतिशत होता है?
कि व्यक्ति जो सफलताएं अर्जित करता है उसमें जो सांवेगिक बुद्धि है उसका कितना प्रभाव होता है या कितना महत्व होता है। तो देखिए मित्रों 50%, 20%, 80% और 40%। तो इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा 80%। इन्होंने ऐसा माना है कि 80% जो व्यक्ति सफल होता है उसका कारण सांवेगिक बुद्धि होती है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11 देखेंगे। बुद्धि परीक्षणों के अनुप्रयोग से संबंधित कथन नहीं है कि बुद्धि परीक्षणों का कौन सा उपयोग नहीं किया जाता है। सामान्य बौद्धिक स्तर का आकलन करने में, शैक्षिक सफलता का पूर्व कथन कहने में, छात्रों को बुद्धि लब्धि के आधार पर अलग अलग बिठाने में और मानसिक अस्पताल या उपचार गृहों में नैदानिक मूल्यांकन करने में। तो मित्रों इसका राइट आंसर जो है वो है आपका तीसरा विकल्प, छात्रों को बुद्धि लब्धि के आधार पर अलग अलग बिठाने में बुद्धि परीक्षणों का प्रयोग नहीं किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12 देखेंगे मित्रों। तैतिक आयु से तात्पर्य है बालक की मानसिक आयु, बालक की काल्पनिक आयु, बालक की 2 बार मानसिक आयु आ गया है और उपयुक्त सभी। तो साथियों यहाँ पर इस प्रश्न में मैं बोनस देता हूँ क्योंकि यहाँ पर मानसिक की जगह आना चाहिए था वास्तविक आयु। क्या आना चाहिए था? बालक की जो वास्तविक आयु होती है, जो जन्म से लेकर आज तक का समय होता है, वो ही उसकी तैतिक आयु कहलाती है। इसलिए इस प्रश्न को आप बोनस मान लीजिए, या अगर आप लिखते हो इन प्रश्नों को तो फिर यहाँ पर वास्तविक आयु कर लीजिए। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13 देखेंगे। बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? गार्डनर, थॉर्नडाइक, सेलोवी और अल्फ्रेड बिने। तो साथियों राइट आंसर जो आता है बहुबुद्धि का सिद्धांत हॉवर्ड गार्डनर के द्वारा दिया गया है। प्रथम विकल्प यहाँ पर आपका सही रहेगा प्रश्न नंबर 13 में। अगला प्रश्न देखेंगे 14वां प्रश्न। दूसरे व्यक्तियों की इच्छाओं, आवश्यकताओं एवं प्रेरणाओं को समझने की क्षमता कहलाती है व्यक्तिगत आत्मन बुद्धि, व्यक्तिगत अन्य बुद्धि, शारीरिक गतिक बुद्धि और तार्किक गणितीय बुद्धि। तो देखिए मित्रों, जो दूसरे व्यक्तियों की इच्छाओं को समझ लेते हैं, उनकी आवश्यकताओं को समझ लेते हैं, उसमें व्यक्तिगत अन्य बुद्धि पाई जाती है। मतलब दूसरे की जो बातें हैं उनको महसूस अगर आप कर लेते हो तो। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15 देखेंगे। तरल एवं ठोस बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? रेमंड केटल, थॉर्नडाइक, गिलफोर्ड और गार्डनर। तो देखिए तरल एवं ठोस बुद्धि का सिद्धांत रेमंड केटल के द्वारा दिया गया है। इसलिए यहाँ पर कौन सा विकल्प सही है? प्रथम विकल्प सही है। मित्रों कमेंट करके जरूर बताएं कि टेस्ट आपको कैसा लगा। वीडियो को अधिक से अधिक आप शेयर कर सकते हो और वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके हमसे जरूर जुड़ें। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 16 देखेंगे। केटल के अनुसार तरल बुद्धि का अधिकतम विकास किस अवस्था में होता है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। तो अगर बात करें केटल के अनुसार तरल बुद्धि का जो अधिकतम विकास है, मित्रों इन्होंने बताया है कि किशोर अवस्था में अधिकतम तरल बुद्धि का विकास होता है, जबकि ठोस बुद्धि वयस्क अवस्था तक भी बढ़ती रहती है। प्रश्न नंबर 17 देखेंगे। केटल ने कौन सी बुद्धि को स्पीयरमैन के जी कारक के समान माना है? ठोस बुद्धि, तरल बुद्धि, दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा आपका विकल्प नंबर 2। तरल बुद्धि को इन्होंने जो स्पीयरमैन ने जी कारक मतलब जो सामान्य कारक बताया है उसके समान माना है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18 देखेंगे। थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि में एक कारक का शासन होता है, कोई कारक नहीं होता है, एक सत्तात्मक राज है और बालू के समान अनेक कारक होते हैं। तो साथियों इसका राइट आंसर है बालू के समान अनेक कारक होते हैं, ऐसा थॉर्नडाइक ने अपने बुद्धि के सिद्धांत में वर्णन किया है। प्रश्न नंबर 19 देखेंगे मित्रों। गिलफोर्ड के अनुसार बुद्धि के सभी भागों को कितने भागों में विभाजित किया है? 1, 2, 3, 4। तो ये गाना नहीं है, विकल्प है ये। ठीक है। यहाँ पर मित्रों राइट आंसर जो इसका आता है वो आपका विकल्प नंबर 3 सही है। कौन कौन सा? विषय वस्तु, संक्रिया और उत्पाद। तीसरा विकल्प यहाँ पर सही रहेगा। प्रश्न नंबर 20 देखते हैं साथियों। वह क्षेत्र जिनके एकांशों या सूचनाओं के आधार पर संक्रिया की जाती है कहलाती है संक्रिया, विषय वस्तु, उत्पाद और उपयुक्त सभी।
तो साथियों, जिन क्षेत्रों की सूचनाओं के आधार पर संक्रिया की जाती है उसको ही विषय वस्तु कहा जाता है। दूसरा विकल्प आपका सही है प्रश्न नंबर 20 में। चलिए नेक्स्ट 21वां प्रश्न देखेंगे। मित्रों 21वां प्रश्न आपका आता है, गिलफोर्ड ने अपसारी चिंतन का संबंध बताया है बुद्धि से, सृजनात्मकता से, बुद्धि एवं सृजनात्मकता से और इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों जो अपसारी चिंतन की यदि बात करें तो अपसारी चिंतन का संबंध इन्होंने सृजनात्मकता से बताया है, बिल्कुल बुक में ये लिखा हुआ है। हालांकि 2011 का जो ART-8 का पेपर हुआ था इसमें इन्होंने अपसारी चिंतन का संबंध बुद्धि से मान लिया है, लेकिन जो गलत माना गया था उस टाइम पे, अब उस टाइम पे रीट नहीं लगाई या लगाई, देखिए वो मैं नहीं जानता, लेकिन वो बिल्कुल गलत माना था। अपसारी चिंतन का मतलब सृजनशीलता से होता है और अभिसारी चिंतन का मतलब बुद्धि से होता है। ये कन्फर्म है, मानो या मत मानो आप, लेकिन 100% यही सही है। प्रश्न नंबर 22 देखेंगे मित्रों। स्पीयरमैन ने कौन से कारक को मानसिक ऊर्जा की संज्ञा दी है? सामान्य कारक, विशिष्ट कारक, समूह कारक और सभी। तो साथियों 22वां प्रश्न में अगर सही आंसर देखें तो जो सामान्य कारक है उसको ही मानसिक ऊर्जा की संज्ञा यहाँ स्पीयरमैन ने दी है। प्रथम विकल्प आपका यहाँ पर सही रहेगा मित्रों। अगला प्रश्न देखेंगे 23 प्रश्न। थॉर्नडाइक ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए हैं? 1, 2, 3, 4। फिर वही बात आ गई गाने वाली, लेकिन यहाँ पर भी बुद्धि के इन्होंने मित्रों 3 प्रकार बताए हैं। कितने प्रकार बताए हैं? 3। अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि अगला प्रश्न हो सकता है कि वही कि कौन कौन से 3 प्रकार है। नेक्स्ट प्रश्न है मित्रों 24वां प्रश्न। थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि का प्रकार नहीं है सामाजिक बुद्धि, मूर्त बुद्धि, यांत्रिक बुद्धि और अमूर्त बुद्धि। देखिए मित्रों, थॉर्नडाइक ने यांत्रिक बुद्धि जैसी कोई चीज़ नहीं बताई है। सामाजिक, मूर्त और अमूर्त इन तीनों के बारे में ही इन्होंने उल्लेख किया है। तो आपका तीसरा विकल्प सही है यहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे मित्रों 25। चित्रकार, कलाकार, गणितज्ञ में कौन सी बुद्धि पाई जाती है? मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि और इनमें से कोई नहीं। तो जो चित्रकार होते हैं, कलाकार होते हैं, गणितज्ञ होते हैं साथियों, उनमें अमूर्त बुद्धि पाई जाती है। कौन सी बुद्धि? अमूर्त बुद्धि। दूसरा विकल्प यहाँ पर आपका सही रहेगा। प्रश्न नंबर 26। सोच समझ, विभेदन क्षमता, समस्या समाधान योग्यता, प्रभावी संप्रेषण इत्यादि किस क्षमता के अंतर्गत आती है? संज्ञानात्मक क्षमता, सामाजिक क्षमता, सांवेगिक क्षमता और उद्यमी क्षमता। तो मित्रों ऊपर जो आपके विकल्प दिए गए हैं, सोच समझ, विभेदन मतलब अलग अलग करना, समस्या समाधान योग्यता, प्रभावी संप्रेषण, ये सभी संज्ञानात्मक क्षमता के अंतर्गत आ जाती है, इसलिए प्रथम विकल्प यहाँ पर आपका सही है। प्रश्न नंबर 27 देखेंगे। बुद्धि परीक्षण जो मापता है वही बुद्धि है, उपरोक्त परिभाषा किसने दी है? रॉबिन्सन तथा रॉबिन्सन, निसेर, वेक्सलर और बोरिंग। तो साथियों ये जो परिभाषा दी है, बुद्धि परीक्षण जो मापता है वही बुद्धि है, ये परिभाषा बोरिंग के द्वारा दी गई है। किसके द्वारा? बोरिंग के द्वारा। तो चौथा विकल्प यहाँ पर सही रहेगा। प्रश्न नंबर 28। बुद्धि एक सार्वजनिक क्षमता है जिसके सहारे व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण क्रिया करता है, विवेकशील चिंतन करता है तथा वातावरण के साथ प्रभावकारी ढंग से समायोजन करता है। यह कथन किसका है? वेक्सलर, निसेर, बोरिंग और इनमें से कोई नहीं। तो साथियों ये कथन कहा गया है वेक्सलर के द्वारा। प्रथम विकल्प यहाँ पर आपका सही रहेगा। प्रश्न नंबर 29 देखें मित्रों। बुद्धि का अर्थ है बुद्धि वातावरण के साथ समायोजन करने की क्षमता है, बुद्धि सीखने की क्षमता है, बुद्धि अमूर्त चिंतन करने की क्षमता है और इनमें से सभी। तो साथियों इनमें से सभी आपका चौथा विकल्प सही है, क्योंकि ये सभी चीज़ें बुद्धि के अंतर्गत ही आ जाती है। तो साथियों नेक्स्ट आज का अंतिम प्रश्न देखेंगे। निम्न में से कौन सी बुद्धि की विशेषता नहीं है? बुद्धि कई क्षमताओं का योग है, बुद्धि की मदद से व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण कार्य करता है, समस्या समाधान हेतु व्यक्ति बुद्धि से उत्पन्न सूझ का सहारा लेता है और बुद्धि से व्यक्ति अविवेकपूर्ण चिंतन भी कर सकता है। तो साथियों इसका राइट आंसर यहीं लिखा हुआ है, इसलिए चौथा ही विकल्प सही रहेगा। कमेंट करके जरूर जाए कि कितने प्रश्न आपके सही हुए। और मित्रों आप हमसे जुड़े रहते हैं, हमें भी बहुत अच्छा लगता है जो आप वीडियो को अंत तक देखते हो। आप बहुत धन्यवाद के पात्र हो। मिलते हैं सुबह 9 बजे वाले वीडियो में, जो आपके हिंदी में जो विकारी शब्द है उसका वीडियो है, वो विकारी शब्द के महत्वपूर्ण प्रश्न आपको उसमें मिल जाएंगे। तो मिलते हैं
उस वीडियो में। मित्रों बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे साथ लास्ट तक जुड़े रहते हो।